बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और बैरून पाकिस्तान मुझे सुनने वालों, मुझे देखने वालों, आपकी खिदमत में मेरा मोहब्बत भरा और मुअद्दबाना सलाम और आपके लिए सेहत और सलामती, खुशियों और कामयाबियों की अनगिनत दुआएं। 31 मई इतवार की सुबह मैं चंद अहम मौज़ूआत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। विलाग को जरा गौर से सुनिए। पहले मैं उस खबर को लूंगा जो कंफ्यूजन पैदा कर रही है, और ये कंफ्यूजन है जो मुसलसल फैलाई जा रही है, जिसकी वजह से आज तक 95% अवाम का नुमाइंदा इमरान खान, 95% अवाम की पार्टी पीटीआई और तहरीक नहीं चला सके, और मुखालिफ टोले का जो जी चाहता है वो सलूक कर रहा है इमरान खान के खिलाफ। और चुप और खामोशी देखकर इन्हें और हल्लाशेरी मिलती है, ये और उस पर सख्ती करते हैं। उस पर जेल में अंदर सख्तियां हो रही होती हैं, और बाहर कुछ खबरें चलती हैं कि जनाब बस दरवाजा खुलने वाला, अंदर खाते बातें हो गई हैं। महमूद अशरफी ने कह दिया है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास को यकीन दिला दिया गया है। मोहसिन नकवी ने कहा है जी मैंने मना दिया है, कोई ना कोई रास्ता हम निकालते हैं, चूंकि हमने फारग कर देना है। ये तो लायबिलिटी बन चुके हैं, ये नून लीग और ये जरदारी लीग वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप जरा थोड़ा सा खामोशी इख्तियार करें। आप तहरीक 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 छोड़े, एहतजाज छोड़े, लड़ाई झगड़ा छोड़े, थोड़ा सा कंडक्ट शो करें ताकि हम इन्हें भी साफ करें और फिर पाकिस्तान को बंद गली से बाहर निकालें। नाज़रीन इकराम, ये पाकिस्तान को बंद गली से निकालने का कोई इनका इरादा नहीं, ये मैं अल्लाह की जात को गवाह करके कह देता हूं। अब करते ये क्या है कि इंसानों के अंदर इमरान खान के साथ लोगों की कोई सियासी वाबस्तगी नहीं खाली रहेगी, एक रूहानी वाबस्तगी, एक पीर और मुर्शिद वाला रिश्ता है नाज़रीन इकराम, जिसपे इंसान कट मरता है। वो कट मरने को तैयार हैं, उन्हें कोई रास्ते ही नहीं दिखा रहा। तहरीक ही नहीं बन रही। क्यों नहीं बन रही? वो इसलिए नहीं बन रही कि जब तहरीक बनने का मौका पैदा होता है, कोई ना कोई अदलिया की तरफ से, लो जी ये 7 मुकदमे में जमानत होगी, ओ खुदा के लिए मैं वकील हूं, अल्लाह आपका भला करे। और आप देखो उसे कोई मुकदमा नहीं है उस पे, उससे ताकत के जोर पर अगवा बराए बयान अंदर रखा हुआ है कि तू कह दे कि मैं खामोश रहूंगा, बोलूंगा नहीं, मुझे छोड़ दो। तू कह के 9 मई मैंने करवाया है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम आपको छोड़ देते। आप इंतजार करो और हमें मुल्क की मुश्किल 2 साल के लिए ठीक कर दे तो हम आपको छोड़ देते हैं, आप इकरार कर लो। वो इनकी बात सुनना तो दरकिनार, अब किसी को करीब भी नहीं फटकने देता। उसने दरवाजे बंद कर दिए हुए हैं हर उस शख्स के जो जनरल आसिम मुनीर एंड कंपनी का पैगाम लेकर उस तक जाएगा। ये मैं आपको दयानतदारी से कह रहा हूं, ये मैं खबर की बुनियाद पर कह रहा हूं। इस खबर को जितना फैला सकते हो ऐ मेरे नाजरीन, मेरे सामीन, वो खुदा को गवाह करके फैला दो। जिम्मेदार मैं दुनिया में भी और क़यामत के रोज भी मैं ये खबर की बुनियाद पर कह रहा हूं नाज़रीन इकराम। अब एक खबर, कोई रजी ताहिर नामी, कोई पता नहीं रिपोर्टर है या सहाफी है, बाबा मैं तो पहली दफा नाम सुना। शहबाज गिल एक मकबूल आदमी है, समझदार आदमी है, उसने ये इस खबर को लेकर ऐसे लस्सी में पानी डालना शुरू किया है कि मुझे उसकी अकल पे जो है वो कुछ हैरानी होनी शुरू हो गई है। ये शुबहात उभरने शुरू हो गए हैं नीयत पर भी कि भाई विलाग चलाने के लिए तुझे पता होना चाहिए था, ये खबर देने के लायक ही नहीं है, खबर क्यों दे रहा है। मैंने इस खबर पे तहकीक कर ली नाज़रीन इकराम। 2 चीजें बात याद रखिए। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। सुबह का वक्त मैं अल्लाह की जात को गवाह करके कहता हूं, जो मैं कहने जा रहा हूं अपनी खबर की बुनियाद पर, खबर मुसद्दका है, मैं तस्दीक कर चुका हूं, मैं तहकीक कर चुका हूं। अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कुरान करीम में, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। मैं उसी रब को गवाह करके अपने कल्ब पे कहता हूं कि इमरान खान की पिछले 1 महीने में किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई। बात तय पा गई। अच्छा, खबर कोई रजी ताहिर बकौल शहबाज गिल के कि उसने कहा जी मुझे खबर मिली है। अच्छा, ये एक बीटी भी आती है, हाँ, और इन्हें आ जाती है ये जो ना सहाफत के साथ वाबस्ता, इन्हें जब कुछ नहीं मिलता तो तसव्वुर में एक खबर अहमे मलफूफ सी, पेचीदा सी, गैर वाज़ेह सी वो फेंक देते। अब क्या कह रहा है शहबाज गिल? शहबाज गिल अब कह रहा है कि जनाब उसने कहा है कि एक साबिक आर्मी चीफ मिले। अच्छा, वो आर्मी चीफ की पहचान ये है, और जिस तरह किसी संडे की पहचान नहीं बताते कि माथे पे उसके झूमर होगा, आधी दुम काली होगी, टोहने उसके सफेद होंगे, रंग उसका भूरा होगा, कमर दरमियान से लचकदार होगी, गर्दन ऊपर को उठी होगी, तो ये भी नहीं बताना ये भैंस है। बताओ भला ये जानवर कौन सा? दुख है। क्यों लोगों के दिमागों और अक्ल के साथ खेलते हो, मजाक करते हो लोगों के साथ। क्या खबर थी कि एक साबिक आर्मी चीफ है। वो आर्मी चीफ वो है जो पाकिस्तान में ही है, भागा हुआ नहीं है। अच्छा, वो है जिसने एक्सटेंशन भी ली थी। अच्छा, फिर खुद नतीजा निकाला कि वो तो परवेज इशफाक कियानी है, या इशफाक परवेज कियानी, मैं तो नाम भी भूल चुका हूं, इनके नाम भी याद नहीं जाते, इतने गैर अहम होते हैं ये रिटायरमेंट के बाद। अच्छा, तो भाई ये खबर तो आज से वो 1.5 महीना पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं, याद होगा नाज़रीन इकराम। ये 1.5 महीना पहले खबर भी चली थी, और इस खबर की पोटली उठाकर वो शहबाज गिल जो है वो भी वो कर रहे जी कि जी मेरा ख्याल है कि ख्याल नहीं बल्कि
नतीजा ये निकलता है 2 + 2 = 4 कि ये इशफाक परवेज क्या नहीं है। मैंने पता कर लिया। नाज़रीन इकराम, 2 चीजें मैं आपको बताऊं, अल्लाह की जात को गवाह कर। अब मैं क्यों बताने लगा हूं, इसलिए कि जाए पकड़े किसे पकड़ेंगे भाई। कई डिप्टी सुपरिटेंडेंट, कई असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट होते हैं, कई एक फूल वाले मुलाजिम वहां होते, कई वो फीतियों वाले हवालदार होते हैं, दर्जनों सैकड़ों सिपाही होते हैं, सैकड़ों इनके जो है वो डंगर चराने वाले वो भी संतरी होते हैं। किसे पकड़ेंगे? देखे, मैंने परसों कहा था अपने व्लॉग के अंदर कि ड्यूटी एक ऐसी जगह है कि कोई खबर जेल की 4 दीवारी के अंदर ऐसी हो ही नहीं सकती कि वाकया जिसका ड्यूटी के अंदर जिक्र ना हो, पता ना हो और इल्म ना। पता मैंने करवा लिया है। फिर दोबारा कोई मुलाकात नहीं हुई किसी की भी, इमरान खान के साथ कोई मिलने के लिए नहीं आया। उसकी वजह यह है कि उसने मना कर दिया हुआ कि मुझे पैगाम ही मत भेजा करो, मैं नहीं मिलना चाहता। जो भी कोई सफारत लेकर मेरे पास आए, कोई सालस बन के आए, कोई नासे बन के आए, कोई मीडिएटर बन के आए, उसे इजाजत नहीं। लिहाजा उससे आप पूछते भी नहीं, वो जवाब ही नहीं देता। इसका लो लगाई हुई है उसने अल्लाह के साथ, और हालात का भी उसे इल्म है कि ये फंस चुकी है, रियासत फंसा के रख दिया है इन्होंने, स्टेट को फंसा कर रख दिया। वो अपने मौकफ पे कायम है और ये इधर ये खबरें चला रहे हैं कि जनाब लो जी मुलाकात होगी जी, ताकि लोगों का गमो गुस्सा जब भी 90 से ऊपर की डिग्री को जाता है ऐसी कोई ना कोई खबर आ जाती है। मासूम है लोग जो मोहब्बत करते हैं, वो तकिया करते हैं, भरोसा करते हैं ये व्लॉग्स करने वालों पे जो इमरान खान की साइड पे खड़े हैं। इमरान खान की साइड पे खड़े लोगों के पास अगर कुछ ना हो तो नागा कर लेना चाहिए, उस दिन व्लॉग नहीं करना चाहिए। लेकिन जो कंफ्यूजन फैला रही है रियासत, उस कंफ्यूजन फैलाने में उनका मुआवन नहीं बनना चाहिए। अब जेल के अंदर से रिपोर्ट है कि कोई नहीं हुई। फिर एक और बात बता दूं, आज मुझे कहने दीजिए कि जनरल ऑफ जनरल्स, मैंने राब्ता किया और मैं क्या जरूर दसो दे सही, और उन्हें क्या जी एवं पे खबरा, मैं क्या एक सहाफी ने उन्हें कहा ना सहाफियों ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਮੌਤ ਵੀ ਰੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇ, ਇਹ ਵਾਰਦਾਤੀਏ ਜੇ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਜੇ, ਇਹ फरेबी जे, ये अपने आप को जिंदा रखने वास्ते कोई ना कोई इशू चुकी रखते हैं। इशू में कोई मुलाकात नहीं हुई। और दूसरी बात उसने कहा इशफाक परवेज क्या नहीं आजकल बहुत ज्यादा बीमार, बहुत ज्यादा बीमार, हाँ बहुत ज्यादा बीमार, स्वाद ही पैदा नहीं। फिर दूसरा उसने कहा कि उसका मिजाज भी ऐसा नहीं है, उस शख्स का ऐसा मिजाज नहीं है कि वो इनके कहने पे उसे पता नहीं है, उसे इल्म है कि जवाब क्या है। वो गालिब का एक शेर है, इसी तरह इन्हें पता है। गालिब कहते हैं कि कासद के आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूं जो वो लिखेंगे जवाब में, क्यानी को पता है कि वहां से जवाब क्या क्या लेकर जाएगा। वहां क्या नहीं कह सकता है इशफाक परवेज, क्या नहीं जाकर कह सकता है। पैगाम तो यही होगा ना उनका कि जनाब हम आपको छोड़ते हैं, आप बाहर जाना चाहे बाहर चले जाए बेटों के पास, अगर आप शिफ्ट होना चाहते हैं बनीगाला आपको शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन मशरूत है कि आप 6 महीने खामोश रहेंगे। पहले 2 साल कहते थे, 6 महीने पे आए हुए हैं, अब 6 महीने इनके खत्म नहीं हो रहे। हालांकि 6 महीने ये कहते कहते भी गुजर गए, फिर 6 महीने पे अड़े हुए फंसे हुए कि 6 महीने आप कुछ नहीं बोलेंगे ना इंटरव्यू देंगे। 6 महीने के अंदर अंदर हम कुछ मामला जो है इंटरनेशनल सतह पे वो ठीक करके, थोड़ी सी मुश्किल ठीक करके, उसके बाद फिर हम कोई रास्ता निकालेंगे, कोई कौमी हुकूमत बनाएंगे। ये कौमी हुकूमत के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये कौमी हुकूमत क्या है। मैं आपको ये भी बता चुका हूं कि इन्होंने ये भी कच्चा दिया है अपना पीटीआई को कि वजीर आजम हम आप में से लेंगे और वजीर भी आपको देंगे कोई 8 के करीब। और लोगों ने तसव्वुर में सोचना शुरू कर दिया है वफाकी वजारत के लिए, जनाब शेरवानियां सुलानी शुरू कर दी। और वजीर आजम कौन होगा इसके लिए भी दौड़ लग गई है। पैगाम किसने दिया है? पैगाम दिया है, अल्लाह आपका भला करे, इसने महमूद चकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने। जरिया कौन है? जरिया मोहसिन नकवी। इस मौजू को मैं यही समअप करता हूं, कतई तौर पे कोई डील नहीं हो रही, डील के दरवाजे बंद कर दिए हैं। इमरान खान को इल्म है कि अगर मैंने डील की तो ये 26 करोड़ अवाम का दिल टूट जाएगा और पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती होगी। पाकिस्तान की हकीकी आजादी की जो जिद्दोजहद है वो अपने हाथों मेरे हाथ से तबाह हो जाएगी। उसे इल्म है कि ये लोग फंस चुके हैं, ये लोग थक चुके हैं। उसे भी इल्म है कि फौज के अंदर दरारें पड़ चुकी हैं। लिहाजा तैयारी कीजिए, निकलना पड़ेगा। आप कमजोर ये हो चुके हैं, निकलना पड़ेगा सड़कों पे निकलने की तैयारी करें आप। आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूं कि इनका खौफनाक प्रोग्राम क्या है, इनका खौफनाक तरीन प्रोग्राम क्या है, मैं वो भी आपको बताऊंगा। सिर्फ प्रोग्राम नहीं बताऊंगा, उसका मैं हल भी बताऊंगा। नाज़रीन इकराम सुनिए गौर से। 9 मई को जिस दिन उन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार किया वो सारा मंजर आपके सामने, और 9 मई से लेकर फिर 2024 के 8 फरवरी के दिन इंतहा तक वो सारे का सारा मंजर याद है, और आपको वो सारे रिजल्ट्स भी याद। और जिस तरह इन्होंने आवाम के यानी आपके वोटों की तकदीस को पामाल किया और पूरे का पूरा इलेक्शन चुरा लिया, लूट लिया। 80 से लेकर 90 तक सीटें जो हारे हुए थे उनका अनाउंस कर दिया फॉर्म 47 के जरिए कि जनाब ये जीत चुके हैं। तो क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ?
نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان بالکل جس طرح کوئی دونوں ہاتھ نہ ہوں، دونوں ٹانگیں نہ ہوں، اللہ نہ کرے اور کسی کو پھینک دیا جائے، یا ہاتھ اور پیر باندھ کے کسی کو گہرے اور تیز بہتے دریا میں پھینک دیا جائے تو ڈوبے گا نا، وہ تیر کر پار تو نہیں جا سکتا۔ یہی حالت ہے اس وقت اس پاکستان کی، ڈوب رہا ہے یہ پاکستان۔ 8 فروری 2024 کو جو کچھ انہوں نے کیا اور اس کے بعد یہ جس طرح جو عمل کرتے چلے آ رہے ہیں اس ملک اور اس ملک کے عوام کے ساتھ، اس ملک کی معیشت کے ساتھ، اس ملک کی سیاست کے ساتھ، اس ملک کے اداروں کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ، آپ کو علم ہے کہ ہزاروں گمنام سپاہی مجاہد اس وقت جیلوں میں ہر فوج کی تحویل میں ہیں، جنہیں 9 مئی کے معاملے میں پکڑا گیا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، عمران خان کی قبر وبر میں نے کوئی نہیں جانا، لیکن میرا چونکہ بڑا وسیع اور عمیق تجربہ ہے اور میرے خبر کے سلسلے بڑے مضبوط رب کریم نے رکھے ہوئے ہیں، میں نے اب میری زندگی سے واقف نہیں، جو میری زندگی سے واقف ہیں وہ کچھ بھی آپ کہیں گے وہ کہے گا وہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ مجھے وہاں سے بھی خبر ملتی ہے جہاں سے کسی ادارے کے سربراہ کو بھی خبر نہیں ملتی۔ ناظرین کرام، یہ بھی میں اللہ کی ذات کو گواہ کر کے کہتا ہوں، ان کے عزائم کیا ہے، مقاصد کیا ہے، وہ میں ناظرین کرام جا کے چل کے آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ وہ ساری تباہی اور بربادی آپ کے سامنے ہے پاکستان کی، بتا دیا میں نے، پاکستان ڈوب رہا ہے تمام اداروں سمیت۔ یہ ادارے کیا سمجھ لیجیے، پاکستان ایک کشتی ہے یا ایک جہاز ہے جس میں سب کچھ ہے، اس کا بینکنگ سسٹم بھی اندر ہی ہے، اس کے پولیس بھی اندر ہی ہے، اس کی فوج بھی اندر ہی ہے، اس کے عدلیہ بھی اندر ہے، اس کے سارے پٹواری بھی اندر ہے، محکمہ مال بھی اندر، سارے کا سارا جہاز ڈوب رہا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے حرص اقتدار کی وجہ سے، ان کی خود غرضی کی وجہ سے۔ جب ان کی میں کہتا ہوں تو انہیں بھی ساتھ لیا، تو جو کتے بلے ساتھ پھرتے ہیں یہ سارے، جسے آپ ان کا پولیٹیکل فرنٹ کہتے ہیں، ایکچولی تو یہ بات یاد رکھیے ناظرین کرام، اس وقت پاکستان کے اندر ایسا ماشاء اللہ ایسا فوجی قبضہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ 3 میں نے ماشاء اللہ بھگتائے، ایک تو دیکھا ہے اس میں نے شعور کی آنکھ کھولی تھی ایوب خان کے دور میں، یحییٰ خان کا پورے شعور کے ساتھ دیکھا، گہری نظر کے ساتھ دیکھا، پاکستان کو ٹوٹتے دیکھا، پھر جنرل ضیاء الحق کا ماشاء اللہ بھی دیکھا، پرویز مشرف کا بھی ماشاء اللہ دیکھا۔ اس سے بدترین گرفت، اس سے ننگا ترین غیر جمہوری غیر اخلاقی نظام میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اگر تقابلی جائزہ لو ناظرین کرام۔ دوسری بات یاد رکھ لیجئے، پھر میں چلتا ہوں گلگت بلتستان کے انتخابات میں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کرنے کیا جا رہے ہیں اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کا رد عمل کیا آئے گا، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، اور انہیں روکنا کیسے چاہیے میں وہ بھی آج آپ کو، جتنی مرضی لمبی ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی دیکھتا ہے دیکھے، نہیں دیکھتا نہ دیکھے، اگر کوئی دیکھے گا تو اسے ضرور روشنی ملے گی، جس کے مقدر میں روشنی نہ ہوئی وہ ڈائیڈے منٹ دیکھنے والے پرینکس، وہ کیا تعلق ہے ان کا۔ یہ ملک ہے جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں ڈوب رہا ہے، اور کہہ رہا ہوں کہ کون ذمہ دار کون ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، انہیں روکنا کیسے ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک تجربہ کار شخص۔ تو سنیے گا، وہی جو کچھ انہوں نے 2024 8 فروری کے انتخابات میں کیا وہی کچھ یہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہاں، جو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ یاد رکھیے، اسے انڈر لائن کر لینا ناظرین کرام۔ اس وقت ملک میں 2 پارٹیاں ہیں، 2 پارٹی سسٹم ہے اس وقت پالیٹکس کے اندر، ایک مسلح یعنی ملیٹنٹ پولیٹیکل پارٹی ہے، باقی سب اس کے جو ہے نا یہ کتے بلے گیدڑ نیولے یہ جو آپ کو نظر آتے ہیں یہ سارے حصہ ہیں ملیٹنٹ پولیٹیکل پارٹی جو فوج ہے۔ فوج اس وقت فوج نہیں رہی، یہ سب سے عوامی سطح پہ نہیں ویسے زور کے لحاظ سے مسلز کے لحاظ سے سب سے طاقتور پارٹی ہے، کیونکہ اس کے پاس توپیں ہیں، اس کے پاس ٹینکس ہیں، اس کے پاس میزائلز ہیں، اس کے پاس تنخواہ دار فوجی ہے، وہ تنخواہ بھی آپ دیتے ہیں، استعمال بھی وہ ہمارے خلاف ہوتے ہیں، تنخواہیں بھی ہماری رگوں سے جاتی ہیں، ہمارے رگوں کا خون نچڑتا ہے، وہ کنورٹ ہوتا ہے روپوں میں ڈالرز میں، وہ جاتا ہی نہیں، اور یہ عیاشیاں کرتے ہیں، مزے کی زندگی گزارتے ہیں اور ہم ہی پہ وہ بندوق تانتے ہیں۔ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اسے فوج مت سمجھیے۔ اب گلگت بلتستان میں مقابلہ کس کا ہے؟ مقابلہ ہے عوام، سیولینز، جو 95% ان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا نام ہے پی ٹی آئی۔ پی ٹی آئی اور فوج کے درمیان مقابلہ ہے ناظرین کرام، اور فوج نے اکٹھے کر رکھے ہیں یہ بازاری جانور، یہ نواز شریف، یہ شبہ، یہ زرداری، قومی بیماری، اللہ بچا توڑا بیڑا تر میرے مولا معاف کر کی عذاب، اس طرح یہ مولوی فضلو، اسی طرح کے باقی سارے لوگ، تمام ادارے، پولیس، رینجر، ایف آئی اے، ایف آئی یو، پتہ نہیں کیا 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 کیا، ساری کی ساری سنتری سے لے کر آئی جی تک اور کلرک سے لے کر وفاقی سیکرٹری، یعنی یہ ایک پارٹی ہے اور دوسری طرف نہتی پارٹی ہے۔ تو یہ سمجھ آ گئی کہ گلگت بلتستان میں یہ پارٹیز کے ساتھ کوئی ان کا تو وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، وہ کہہ رہے تھے 2 سیٹیں ہیں جو شاید مشکوک ہیں کہ 1 سیٹ بھی نہیں ہے پورے گلگت بلتستان میں، 20 میں سے 1 بھی نہیں ہے۔ جن 2 نشستوں کے بارے میں بھی یہ کہہ رہے ہیں
उस्तूर की। उस्तूर में मेरे दोस्त है, मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी छोड़ दें, सेंट्रल गिलगित की निश्चित से ज्यादा वोट से यहां जीतेगा पीटीआई का उम्मीदवार। वहां भी वो छीन लिया गया है, निशान वहां भी कोई बेनिशान कर दिया है। वो आपने देख लिया कि पीटीआई की क्यादत गई है वहां। इतना लर्जा तारी है, इतनी कमजोर है ये रियासत, इतने बंदूकें, इतने जेट, इतने तैयारे, इतने टैंक होने के बावजूद, इतनी एटमी मिसाइल होने के बावजूद, इतनी मिलिट्री फोर्सेस होने के बावजूद इतनी कमजोर है ये। क्यों नहीं रोक लीजिए, आप नहीं जा सकते, ना जाने दो। वो तो कलामती साहब उनका विजिट था, लोग तो अपने तौर पे तैयार हैं। ये जो गुज़श्ता इंतखाबात में लोगों ने वोट दिए हैं, ये किसी के कहने पे दिए हैं, लोगों ने तलाश किया है, लोगों ने तलाश किया है, तलाश करके कि कौन है जो उम्मीदवार है इमरान खान का। एक बात तो तयशुदा है कि न जमात इस्लामी को वोट देना है, ना मुस्लिम लीग को देना है, ना पीपल्स पार्टी को देना है, और ना वो करेन वाली पार्टी को देना है। तो बाकी जो बच जाएंगे उन्हें भी वोट देना ना। तो लोगों ने दिए वोट। गिलगित बल्तिस्तान में भी यही होने जा रहा है। हरबे सारे वही किए जा रहे हैं जो उन इंतखाबात में किए गए थे। वो काजी फाइज ईसा वही लागू, उसी के फैसले को वहां लागू कर दिया। निशान ही कोई नहीं, किसी को चिमटा, किसी को हॉकी, किसी को बल्ला, किसी को गेंद, किसी को बैंगन, किसी को शलजम, किसी को आम, किसी को अनार, ऐसे चल रहा है। सवाल ये है कि ये रियासत को ले जा किस तरफ रही है। नाज़रीन इकराम, असल सवाल ये है, इनका जो अगला प्रोग्राम है वो मैं आपको बता देता हूं। इनका प्रोग्राम ये है कि बजट के बाद इन्हें फारग कर दिया जाए। चूंकि पहले मैं बता चुका हूं आपको कि इन्होंने तज्जिया किया है, रिपोर्ट्स मांगी ना, रिपोर्ट्स ये गई है कि यार जरदारी को लो पीछा छुड़वाओ और एयर को छुड़वाओ। इन दोनों की वजह से फौज बदनाम हो रही है। इनसे पीछा छुड़वा लोगे तो लोग फिर फौज की तरफ जो है ना, वो जो गब्बों गुस्सा है उनका कम हो जाएगा। इन्हें इल्म नहीं कि ये तो लानते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इनकी नलायकी, इनकी लूट मार, इनका खबासतपन, उसके सारे छींटे उड़ के गलाजत के वो जीएचओ की दीवारों पे जो जमा हो रहे हैं। इनका ख्याल है कि इन्हें हटा देंगे, एक कौमी हुकूमत कायम कर देंगे, कुछ थोड़ा सा वक्त चलेगा, उसके बाद कसरे सदारत पर, ओहदा सदारत पर नजर है जनरल आसिम मुनीर की। और अल्लाह ना करे लेकिन है ये खबर सच, वजीर आजम के लिए मोहसिन नकवी को इन्होंने वो रख लिया है, प्रोग्राम बना लिया है। मोहसिन नकवी होगा, ये सदर होगा वर्दी समेत, और उसके बाद ये सियासी पार्टियों पर भी पाबंदी लगा देंगे। ये चीन टाइप कोई प्रोग्राम करने के मूड में है, क्योंकि उससे बचना है ना इमरान खान से। याद है नाज़रीन इकराम के मैंने आपको 1 महीना पहले व्लॉग किया था जिसका उन्वान था, जिसे थंबनेल कहते हैं, जनरल आसिम मुनीर, जनरल ज़ियाउल हक की बदरूख। अब जनरल ज़ियाउल हक के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, वो जितना भी गंदा, रजील, जलील, घटिया, झूठा, तबाहकार इस मुल्क का, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुबहान अल्लाह, ये उससे कोई बहुत आगे की चीज है नाज़रीन इकराम। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपने अपने मुल्क को बचाना है तो इनका हाथ पकड़ के खींचना होगा, रोकना होगा। नाज़रीन इकराम, आप जिंदा लोग हैं, आप कोई म्यानी साहब की कब्रें नहीं हैं। ये आपका घर है, आपका मुल्क। मैं बार बार आपसे कह चुका हूं, इनमें से कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। आज का कोई जनरल इनमें ऐसा नहीं है जो अरबपति ना हो। ये अरबपति खुद मिलकर बनाते हैं ताकि पैसा इनके पास इतना हो कि और ध्यान ही कहीं ना जाए। मोहब्बत में मुस्तकबिल के प्रोग्राम बनाए, घर मुल्क से बाहर कहां लेना है, जजीरा कहां लेना है, फ्लैट कहां लेना है, जिंदगी कैसे गुजारनी है, ताकि इधर कोई ध्यान ही ना किसी का जाए, कोई खिलाफ आवाज की ना उठे। करप्ट कर देते हैं ये, और ये सारी की सारी लाट करप्ट जनरल्स की लाट है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं नाज़रीन इकराम, इस फौज को अपनी फौज समझना खत्म कर दे। ये इजराइल से ज्यादा खौफनाक, खतरनाक और मुज़िर और नुकसानदेह फौज है। पाकिस्तान के वजूद के हवाले से, पाकिस्तान के अवाम के हवाले से, पाकिस्तान के अदारों के हवाले से, जिन्हें बनाते हुए 70 वर्ष लगे हैं, बर्बाद कर दिए हैं इसने और इसके साथियों ने। अब चूंकि मैंने आगाज में आपसे कहा है कि मैं आपको इसका हल भी बताऊंगा। पहले भी एक वक्त आया था जब जनरल ज़ियाउल हक उसने एक अजीब उधम मचा दिया था। मैं कह चुका हूं कि बुरा था, लेकिन इतना बुरा नहीं था। लेकिन उस वक्त तो बुराई की अखीर थी वो। उसे रोकने के लिए हमने क्या किया, ये जो आपके सामने खादम और मस्कीन आदमी खाकसार बैठा है, ये वो कहानी है कि जिसमें एक जेर जबर की कोई ज्यादती या कमी नहीं की जा सकती। पकड़े जाते हैं, आप पकड़ लेते हैं, क्योंकि वो सारे वाकयात कोई ऐसे नहीं है जो आबादान के जंगलों में किसी वाहिद आदमी के साथ पेश आए हो। नहीं, ऐसे वाकयात जो सारे बाजार आए हैं, जिसके सैकड़ों, हजारों, लाखों गवाह आज भी मौजूद हैं कि किस तरह रोका जाता है इन्हें। मैंने कहा था कि मैं आपको हल भी बताऊंगा, लेकिन ऐसे करते हैं कि इस वीडियो को 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक तो ये मैंने आपको बता दिया है कि हबर वबर कोई नहीं तैयारी करे, ये एक साजिश होती है इमरान खान के खिलाफ और इमरान खान को मोहब्बत करने वालों के खिलाफ, ताकि रजस, उठते हुए रजस, उनमें पानी डाल के उन्हें धुएं में तब्दील किया जा सके। वक्ती तौर पे आग को आग फिर भड़क उठती है, लेकिन ये भी रोजमर्रा
बुनियाद पर उस पर पानी फेंकते रहते हैं ऐसी अफवाहों और ऐसी खबरों के जरिए। वो मैंने आपको बता दिया कि कोई इशफाक परवेज कियानी की कोई मुलाकात नहीं, उसने बंद किया हुआ है। आपको यह भी बता दिया कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में ये क्या करने जा रहे हैं, लेकिन नतीजा इससे ज्यादा आला निकलेगा। गिलगित के बहादुर, गयूर और गैरतमंद लोग इन्हें इजाजत नहीं देंगे। बहुत बड़ा फसाद हो जाएगा, खून खराबा हो जाएगा अगर फॉर्म 47 के जरिए इन्होंने अनाउंस करने की कोशिश। ये आप यकीन रखिए नाज़रीन किराम। और ये भी आपको मैंने बता दिया है इसी वीडियो के अंदर कि इनके इरादे क्या हैं। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि करना क्या चाहिए, यानी आपको क्या करना चाहिए। आप में से कोई ना कोई तो उठे। कौन उठे? मेरी नजर नौजवानों पर है, मेरी उम्मीद वबस्ता नौजवानों से है। हम भी नौजवान थे, हमारे होते हुए जब किसी जर्नल ने इस तरह की हरकतें करनी शुरू की थी, हम उसके साथ सीधे हो गए थे। हमने रॉकेट लॉन्चर उठा लिया था शाने पे, हमने बंदूक पकड़ ली थी क्लाशनकोफ हाथ में, हमने ग्रेनेड बांध लिए थे अपने वजूद के साथ, हमने सैम 7 मिसाइल फ्रॉम ग्राउंड टू एयर फायर करने वाला हीट सीकर मिसाइल वो भी कहीं से ले लिया था। ये कहानी मैं मिसाल के तौर पे मुख्तसर लफ्जों में पेश करूंगा। अपनी जिंदगी का एक वर्क, वो मेरी जिंदगी का वर्क नहीं, उस अहद में, उस दौर में जिन लोगों ने जिद्दोजहद की, ये उनकी कहानी है, ताकि ये सुनकर कोई आपको महमेज मिले, अंगीख्त मिले, आप में से भी कोई उठे। लिहाजा ये हिस्सा मैं यही खत्म करता हूं। इसी वक्त बैठे बैठे दोबारा बैठता हूं कैमरे के सामने, वो इसका पार्ट 2 आएगा, वो जरूर सुनिएगा। वो नहीं सुनेंगे तो इसका सुनना भी बेकार जाएगा। जरूरी है ताकि आपको बताया जाए कि करना क्या चाहिए, गाइडलाइन चाहिए ना, रहनुमाई चाहिए ना। तो उस दश्त की सयाही में जिसने अपने तलवे छेद छेद किए हों, वो बेहतर तौर पे आपको बता सकता है कि क्या करना चाहिए। इजाजत दीजिए, यहीं तक इत्तफा कीजिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।